निश्चित रूप से मुल्ला नसरुद्दीन पर एक विस्तृत निबंध लगभग 10,000 शब्दों में एक पारंपरिक और सम्मानजनक शीर्षक के साथ प्रस्तुत है। ख्वाजा नसरुद्दीन, लोक प्रज्ञा और कालातीत विवेक के शाश्वत प्रतीक। प्रस्तावना। विश्व की लोक संस्कृति और ज्ञान परंपरा के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा शाश्वत और सार्वभौमिक होती है। ख्वाजा नसरुद्दीन, जिन्हें सामान्यतः मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे ही प्रकाशमान नक्षत्र हैं जिनकी कथाएं और बुद्धिमत्तापूर्ण विनोदपूर्ण उक्तियां सदियों से न केवल मनोरंजन का माध्यम रही हैं, बल्कि गहन जीवन दर्शन, मानवीय स्वभाव की सूक्ष्म परख और सामाजिक विसंगतियों पर मार्मिक टिप्पणी भी प्रस्तुत करती रही हैं। ख्वाजा एक सम्मानजनक उपाधि है जो विद्वत्ता, अनुभव और सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक है, और नसरुद्दीन का चरित्र इस उपाधि की गरिमा को पूर्णतः चरितार्थ करता है। वे लोक प्रज्ञा के ऐसे प्रतीक हैं जिनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और लिखित रूपों में यात्रा करती हुई आज भी हमारे जीवन को आलोकित करती हैं, हमें सोचने पर विवश करती हैं और जीवन की जटिलताओं के मध्य मुस्कुराने का अवसर प्रदान करती हैं। नसरुद्दीन का व्यक्तित्व एक पहेली की तरह है। वे कभी भोले भाले, कभी अत्यंत चतुर, कभी विदूषक तो कभी गंभीर दार्शनिक के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी मूर्खतापूर्ण लगने वाली हरकतों में भी गहन विवेक और तात्कालिक बुद्धि का चमत्कार छिपा होता है। वे उस सामान्य जन के प्रतिनिधि हैं जो अपनी सहज बुद्धि और विनोदप्रियता से सत्ता के अहंकार, विद्वत्ता के दंभ और सामाजिक पाखंडों को चुनौती देता है। उनकी कहानियां किसी एक देश या काल तक सीमित नहीं हैं। तुर्की से लेकर ईरान, मध्य एशिया, अरब जगत, बाल्कन और भारतीय उपमहाद्वीप तक उनकी उपस्थिति विभिन्न नामों और स्थानीय रंगतों के साथ दर्ज की गई है, जो उनकी व्यापक स्वीकार्यता और उनके संदेश की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। इस निबंध में हम ख्वाजा नसरुद्दीन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व, उनकी कथाओं में निहित लोकप्रज्ञा और नैतिक बोध, उनके हास्य के पीछे छिपे गंभीर सामाजिक और दार्शनिक संदेशों तथा उनकी कालातीत प्रासंगिकता का विस्तृत और सम्मानजनक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य यह दर्शाना है कि ख्वाजा नसरुद्दीन केवल एक हास्य चरित्र नहीं, बल्कि लोक चेतना में रचेब से एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही मूल्यवान और प्रासंगिक हैं। वे वास्तव में लोक प्रज्ञा और कालातीत विवेक के शाश्वत प्रतीक हैं, जिनकी विरासत मानवजाति के लिए एक अमूल्य निधि है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ख्वाजा नसरुद्दीन की जड़ें। ख्वाजा नसरुद्दीन के वास्तविक ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत प्रचलित हैं, किंतु उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति निर्विवाद है। उन्हें समझने के लिए उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को जानना आवश्यक है। ऐतिहासिकता का प्रश्न। अधिकांश विद्वान नसरुद्दीन को 13वीं शताब्दी, लगभग 1208 से 1284 ईस्वी में अनातोलिया, आधुनिक तुर्की के सेल्जुक साम्राज्य के दौरान जीवित एक वास्तविक व्यक्ति मानते हैं। उनका जन्म एस्की शहर प्रांत के होर्तू, सिवरेहिसार गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु अक्सेहिर शहर में हुई, जहां आज भी उनकी एक प्रतीकात्मक कब्र मौजूद है। यह कब्र स्वयं नसरुद्दीन के विनोदपूर्ण और विरोधाभासी स्वभाव का प्रतीक है। इसके द्वार पर एक विशाल ताला लगा है, जबकि चारों ओर कोई दीवार नहीं है। कहा जाता है कि वे एक इमाम, काजी, न्यायाधीश और एक सम्मानित शिक्षक होजा थे। होजा तुर्की भाषा में शिक्षक या गुरु के लिए एक सम्मानजनक शब्द है जो उनके ज्ञान और सामाजिक प्रतिष्ठा को इंगित करता है। हालांकि कुछ विद्वान उन्हें एक सामूहिक लोक चेतना की उपज मानते हैं, एक ऐसा आदर्श चरित्र जिसके साथ समय समय पर विभिन्न लेखकों और कहानीकारों ने अपनी रचनाएं और प्रसंग जोड़ दिए, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी समृद्ध होता गया।
यह भी संभव है कि एक ऐतिहासिक नसरुद्दीन रहे हों जिनके जीवन और बुद्धिमत्ता ने लोक कल्पना को इतना प्रेरित किया कि उनके इर्द गिर्द अनगिनत कथाएं स्वतःस्फूर्त रूप से विकसित होती चली गईं। मौखिक परंपरा की शक्ति। नसरुद्दीन की कहानियों का प्रारंभिक प्रसार मुख्यतः मौखिक परंपरा के माध्यम से हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानीकार इन किस्सों को अपनी स्थानीय भाषा, संस्कृति और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप ढालते हुए सुनाते रहे। इस मौखिक परंपरा ने ही उनकी कहानियों को जीवंत, लचीला और विभिन्न संस्कृतियों में अनुकूलनीय बनाया। 15वीं शताब्दी के अंत में तुर्की में लताइफ़े ख्वाजा नसरुद्दीन के चुटकुले नामक संग्रह के रूप में उनकी कहानियों का पहला ज्ञात लिखित संकलन मिलता है, लेकिन तब तक वे लोकस्मृति में गहराई तक प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। विभिन्न संस्कृतियों में ख्वाजा नसरुद्दीन की लोकप्रियता किसी एक भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रही। उनकी कथाएं और उनका चरित्र मध्य एशिया, बाल्कन क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गईं, जहां उन्हें विभिन्न नामों और उपाधियों से जाना जाता है। तुर्की नसरुद्दीन होजा, नसरुद्दीन होका। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान मुल्ला नसरुद्दीन मुल्ला भी विद्वान या धार्मिक नेता के लिए एक सम्मानजनक उपाधि है। अरब जगत जोहा गोहा। यहाँ चरित्र कभी कभी अधिक भोला चित्रित होता है, लेकिन उसकी भोली बातों में भी बुद्धिमत्ता छिपी होती है। मध्य एशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान आदि अफंदी यह भी शिक्षक या सज्जन व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक शब्द है। ग्रीस और बाल्कन देश होजा नस्रदीन या नसरुद्दीन होजा। इन विभिन्न नामों और चरित्र चित्रणों में मामूली अंतरों के बावजूद मूल सार एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति जो अपनी हाजिर जवाबी, विनोदप्रियता और अप्रत्याशित तर्कों से जीवन की सच्चाइयों को उजागर करता है, लगभग समान रहता है। यह उनकी कहानियों की अंतर्निहित सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नसरुद्दीन केवल एक साहित्यिक चरित्र नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके हैं। अक्सहर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नसरुद्दीन होजा महोत्सव का आयोजन उनकी स्मृति को जीवंत रखता है। उनकी मूर्तियां कई शहरों में स्थापित हैं, जो अक्सर उनके प्रसिद्ध गधे के साथ उन्हें चित्रित करती हैं। उनकी कहानियां बच्चों की नैतिक शिक्षा से लेकर वयस्कों के लिए दार्शनिक चिंतन तक विभिन्न स्तरों पर प्रासंगिक मानी जाती हैं। ख्वाजा नसरुद्दीन की ऐतिहासिक जड़ें भले ही कुछ धुंधली हों, लेकिन उनकी सांस्कृतिक जड़ें अत्यंत गहरी और व्यापक हैं। वे उस लोक चेतना के प्रतिनिधि हैं जो सत्ता और पाखंड पर प्रश्न उठाती है, जो ज्ञान को सहज और सुलभ बनाना चाहती है और जो जीवन की विषमताओं के बीच भी हास्य और आशा का दामन नहीं छोड़ती। ख्वाजा नसरुद्दीन का व्यक्तित्व एक बहुआयामी और सम्मानजनक छवि। ख्वाजा नसरुद्दीन का व्यक्तित्व अत्यंत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें किसी एक विशेषण या भूमिका में बांधना उनके चरित्र के साथ अन्याय होगा। उनकी छवि में कई सम्मानजनक पहलू समाहित हैं, जो उन्हें एक साधारण विदूषक से कहीं ऊपर एक श्रद्धेय लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। प्रज्ञावान मनीषी, द सगेशियस सेज। नसरुद्दीन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी गहन प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि है। उनकी सरल और हास्यपूर्ण बातों में जीवन के गूढ़ रहस्य और व्यावहारिक ज्ञान छिपा होता है। वे परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जो चौंकाने वाले होते हुए भी सत्य के निकट होते हैं। उदाहरण, जब नसरुद्दीन अंधेरे में घर के अंदर गिरी चाबी को बाहर सड़क पर इसलिए खोजते हैं क्योंकि वहां रोशनी है, तो यह केवल एक मूर्खतापूर्ण कृत्य नहीं है। यह उन लोगों पर एक मार्मिक टिप्पणी है जो समस्याओं का समाधान गलत जगह या गलत तरीके से केवल इसलिए खोजते हैं क्योंकि वह सुविधाजनक या स्पष्ट प्रतीत होता है, जबकि मूल समस्या कहीं और अधिक जटिल और अनदेखे स्थान पर होती है।
यह आत्मज्ञान की खोज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जहां लोग बाहरी दुनिया में शांति और खुशी खोजते हैं, जबकि वह उनके भीतर ही मौजूद होती है। सहज विनोद के स्वामी, मास्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस विट। नसरुद्दीन की विनोद प्रियता उनकी पहचान है, लेकिन उनका हास्य कभी भी निम्नस्तरीय या किसी को अपमानित करने वाला नहीं होता। उनका विनोद स्थितिजन्य, बौद्धिक और अक्सर आत्मव्यंग्यपूर्ण होता है। वे हास्य का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं, तनाव कम करने, अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने और कड़वे सत्यों को सुग्राह्य बनाने के लिए। उदाहरण, जब नसरुद्दीन की पत्नी पूछती है कि दो झगड़ते हुए व्यक्तियों और स्वयं उसे भी तुम भी सही हो कैसे कह सकते हैं, तो उनका उत्तर न केवल विनोदपूर्ण है बल्कि सत्य की सापेक्षता और विभिन्न दृष्टिकोणों के सहअस्तित्व के गंभीर दार्शनिक बिंदु को भी सहजता से प्रस्तुत करता है। मानव मन के पारखी, द डिसर्नर ऑफ ह्यूमन साइट। ख्वाजा नसरुद्दीन मानवीय स्वभाव, उसकी कमजोरियों, अहंकार, लालच, भय और पाखंड को गहराई से समझते थे। उनकी कहानियां मानवीय मनोविज्ञान का सटीक चित्रण करती हैं, जिससे पाठक या श्रोता उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। उदाहरण, पतीले के बच्चे जनने और मरने वाली कहानी मानवीय लालच का अद्भुत उदाहरण है। पड़ोसी तब तक अतार्किक बात मानने को तैयार है जब तक उसे लाभ हो रहा है, लेकिन हानि की संभावना पर वह तर्क करने लगता है। नसरुद्दीन इस कहानी के माध्यम से मानव मन की इस प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। लोक शिक्षक और समाज सुधारक, फोक एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर। नसरुद्दीन एक अनौपचारिक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। वे सीधे उपदेश देने के बजाय अपनी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देते हैं और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। वे लोगों को सोचने, प्रश्न करने और अपने विवेक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, मस्जिद में उपदेश देने से पहले लोगों से यह पूछना कि क्या वे जानते हैं कि वे क्या कहने वाले हैं, और उनके विभिन्न उत्तरों के आधार पर उपदेश न देना, निष्क्रिय श्रवण और रटैटाए ज्ञान के बजाय सक्रिय भागीदारी और स्वयं की खोज पर जोर देता है। यह सच्चे ज्ञान की प्रकृति पर एक गहरा पाठ है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के धनी। उनकी कई कहानियों में सूफी दर्शन और रहस्यवादी अंतर्दृष्टि के संकेत मिलते हैं। वे सांसारिक मोह, अहंकार और बाहरी दिखावे की निरर्थकता को दर्शाते हैं और आंतरिक सत्य, सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व को रेखांकित करते हैं। उदाहरण, जब नसरुद्दीन अपने कीमती लबादे को दावत में भोजन कराते हैं क्योंकि उसी के कारण उन्हें सम्मान मिला था, तो यह कहानी न केवल सामाजिक पाखंड पर व्यंग्य है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और बाहरी आडंबरों से मुक्ति के सूफी संदेश की ओर भी इशारा करती है। विनीत और सरल व्यक्तित्व, हम्बल एंड सिंपल पर्सोना। अपनी समस्त बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि के बावजूद नसरुद्दीन का चरित्र आम आदमी के करीब है। वे अक्सर साधारण जीवन जीते, गधे की सवारी करते और आम लोगों के बीच घुलते मिलते दिखाए जाते हैं। उनकी विनम्रता और सरलता उन्हें और भी सम्माननीय बनाती है। वे कभी कभी स्वयं को भी हास्य का पात्र बनाते हैं, जो उनके अहंकार शून्य होने का प्रमाण है। ख्वाजा नसरुद्दीन का व्यक्तित्व इन सभी गुणों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। वे एक ऐसे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में उभरते हैं जिनकी उपस्थिति और जिनकी बातें जीवन को एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनका सम्मान उनकी विद्वत्तापूर्ण उपाधियों से अधिक उनके मानवीय गुणों और उनकी लोकहितैषी प्रज्ञा में निहित है। 3. लोक प्रज्ञा का स्रोत, नसरुद्दीन की कथाओं में निहित ज्ञान और नैतिकता। ख्वाजा नसरुद्दीन की कहानियां लोक प्रज्ञा का एक अक्षय भंडार हैं। ये केवल मनोरंजक किस्से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निचुड़े हुए ज्ञान के मोती हैं, जो सरल भाषा और रोचक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं।
इन कथाओं में नैतिकता, व्यावहारिक बुद्धि और जीवन जीने की कला के महत्वपूर्ण सूत्र छिपे हैं। तार्किक चिंतन और समस्या समाधान। नसरुद्दीन की कहानियां अक्सर पारंपरिक तर्क को चुनौती देती हैं और हमें लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। वे जटिल समस्याओं का समाधान अपने विलक्षण और अप्रत्याशित तर्कों से निकालते हैं। उदाहरण, गधे पर उल्टा बैठना। जब लोग नसरुद्दीन से पूछते हैं कि वे गधे पर उल्टा क्यों बैठते हैं, तो उनके विभिन्न उत्तर, जैसे यदि मैं सीधा बैठूंगा तो आप मेरे पीछे हो जाएंगे और मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, या मैं गधे का नहीं, आपका सम्मान कर रहा हूं ताकि आपको पीठ न दिखे, पारंपरिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं और संवाद तथा आपसी समझ के महत्व को रेखांकित करते हैं। यह दर्शाता है कि किसी भी स्थिति को देखने के अनेक परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण। उनकी अनेक कथाएं हमें अपने भीतर झांकने और अपनी कमियों, पूर्वाग्रहों और अज्ञानता को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण, चाबी खोजने की कहानी। यह कहानी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, न केवल बाहरी दुनिया में गलत जगह समाधान खोजने पर व्यंग्य है, बल्कि यह आत्मज्ञान की खोज के लिए भी एक रूपक है। हम अक्सर शांति और खुशी बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों में खोजते हैं, जबकि उनका स्रोत हमारे भीतर ही होता है। नसरुद्दीन हमें अपनी अंतरात्मा के अंधेरे में प्रकाश ले जाने और वहां सत्य की चाबी खोजने का आह्वान करते हैं। सांसारिक मोह और उसकी व्यर्थता। नसरुद्दीन की कहानियां अक्सर सांसारिक वस्तुओं, धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा के प्रति अत्यधिक आसक्ति की निरर्थकता को उजागर करती हैं। उदाहरण, जब नसरुद्दीन का गधा खो गया, गधे के खो जाने पर वे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस समय वे गधे पर सवार नहीं थे, वरना वे भी खो गए होते। यह कहानी एक विनोदी ढंग से सांसारिक हानियों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और हमें दिखाती है कि हर स्थिति में कुछ सकारात्मक देखा जा सकता है। यह सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति का भी संकेत देती है और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की सीख देती है। नैतिकता और न्याय का बोध। ख्वाजा नसरुद्दीन की कई कहानियां न्याय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर देती हैं। वे अक्सर गरीबों, कमजोरों और शोषितों के पक्ष में खड़े होते हैं और अन्याय का प्रतिकार अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से करते हैं। उदाहरण, भोजन की सुगंध के पैसे। एक गरीब आदमी द्वारा अमीर कंजूस की दुकान से आती भोजन की सुगंध लेने पर जब कंजूस पैसे मांगता है तो नसरुद्दीन गरीब से सिक्के लेकर उन्हें खनखनाते हैं और कंजूस से कहते हैं, इसने तुम्हारे भोजन की सुगंध ली, तुमने सिक्कों की आवाज सुन ली। हिसाब बराबर। यह कहानी न केवल कंजूसी पर व्यंग्य है, बल्कि यह नसरुद्दीन के सूक्ष्म न्यायबोध और शोषितों के प्रति उनकी सहानुभूति को भी दर्शाती है। पाखंड और दोहरे मापदंडों का खंडन। समाज में व्याप्त पाखंड, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, नसरुद्दीन की तीक्ष्ण दृष्टि से बच नहीं पाता। वे अपनी कहानियों के माध्यम से ऐसे दोहरे मापदंडों को उजागर करते हैं। उदाहरण, उपदेश देते समय ऊँघने वाले लोग मस्जिद में जब नसरुद्दीन ऊँघते हुए लोगों से पूछते हैं कि नरक में सबसे ज्यादा सजा किसे मिलेगी और फिर उन्हीं की ओर इशारा करते हैं, तो वे धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के आडंबरपूर्ण व्यवहार पर सीधा कटाक्ष करते हैं। यह सच्ची आस्था और दिखावटी धर्मपरायणता के अंतर को स्पष्ट करता है। शिक्षा और ज्ञान का सच्चा अर्थ। नसरुद्दीन के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना या डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि विवेक का विकास और उसका सही उपयोग करना है। उदाहरण, बुद्धि बेचने की घोषणा। जब नसरुद्दीन बाजार में ज्ञान बेचने की घोषणा करते हैं और कीमत के तौर पर यह मांग करते हैं कि लोग पहले दिखाएं कि उन्होंने अपनी मौजूदा बुद्धि का क्या उपयोग किया है, तो वे इस गहरे सत्य को उजागर करते हैं कि ज्ञान का मूल्य उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में है, न कि केवल उसके संग्रह में।
ख्वाजा नसरुद्दीन की कहानियां लोक प्रज्ञा की ऐसी जीवंत पाठशालाएं हैं जहां जटिल और गंभीर बातें भी सहज और मनोरंजक ढंग से समझाई जाती हैं। वे हमें जीवन को अधिक जागरूकता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं। 4 हास्य की शक्ति, मनोरंजन से परे एक गंभीर उद्देश्य और सम्मानजनक अभिव्यक्ति। ख्वाजा नसरुद्दीन का हास्य उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह केवल सतही मनोरंजन या अट्टहास तक सीमित नहीं है। उनका हास्य एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वे गंभीर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं और इसकी अभिव्यक्ति सदैव मर्यादित और सम्मानजनक रहती है। हास्य एक सामाजिक टिप्पणी के रूप में। नसरुद्दीन अपने हास्य का उपयोग समाज की कुरीतियों, पाखंडों, अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग पर टिप्पणी करने के लिए करते हैं। उनका व्यंग्य तीक्ष्ण होता है, लेकिन उसमें विद्वेष या कटुता नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की सुधारात्मक मंशा छिपी होती है। उदाहरण, तैमूरलंग की कीमत। जब शक्तिशाली और क्रूर शासक तैमूरलंग नसरुद्दीन से अपनी कीमत पूछता है और नसरुद्दीन कुछ दिरहम बताते हैं तो तैमूर क्रोधित होता है, इतने का तो मेरा कमरबंद ही है। नसरुद्दीन का शांत उत्तर, जहां पनाह, मैंने कीमत कमरबंद की ही लगाई है, आपकी नहीं। तैमूर के अहंकार पर एक जबरदस्त प्रहार है। यह हास्य के माध्यम से सत्ता को चुनौती देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बात भी कह दी जाती है और कहने वाला सुरक्षित भी रहता है। कठिन सत्यों को सुग्राह्य बनाना। अक्सर कड़वे सच सीधे कहने पर स्वीकार नहीं किए जाते या प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। नसरुद्दीन हास्य का पुट देकर इन सत्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि लोग हंसते हंसते उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उन पर विचार करने को विवश हो जाते हैं। हास्य एक स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है जो सत्य के कड़वे घूंट को आसानी से गले उतार देता है। उदाहरण, लबादे को भोजन कराना। यह कृत्य समाज के सतीपन और बाहरी दिखावे के प्रति उसके आकर्षण पर तीखा व्यंग्य है। यदि नसरुद्दीन सीधे उपदेश देते तो शायद उतना प्रभाव न पड़ता जितना इस नाटकीय और हास्यपूर्ण कृत्य से पड़ा। आत्मव्यंग्य और विनम्रता। नसरुद्दीन का हास्य अक्सर आत्मव्यंग्यपूर्ण भी होता है। वे स्वयं को भी हास्य का पात्र बनाने से नहीं हिचकते, जो उनके अहंकार शून्य होने और उनकी गहरी विनम्रता का परिचायक है। यह उन्हें आम लोगों के और करीब लाता है और उनके संदेश को अधिक विश्वसनीय बनाता है। उदाहरण, कई कहानियों में नसरुद्दीन स्वयं को मूर्खतापूर्ण स्थितियों में पाते हैं या अपनी भूल स्वीकार करते हैं, जिससे श्रोता उनसे सहानुभूति महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। तनाव मुक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण। नसरुद्दीन की कहानियां और उनका हास्य जीवन की नीरसता और तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हास्य का सहारा लिया जा सकता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा जा सकता है। हंसी को सर्वोत्तम औषधि माना गया है और नसरुद्दीन इस औषधि के कुशल प्रदाता है। बौद्धिक हास्य। नसरुद्दीन का हास्य प्रायः बौद्धिक और विचारोत्तेजक होता है। वह केवल शारीरिक या शाब्दिक हास्य नहीं होता, बल्कि उसमें बुद्धि का चमत्कार, विरोधाभास और अप्रत्याशित मोड़ होते हैं जो श्रोता को सोचने पर मजबूर करते हैं। यह समझदार की हंसी, लाफ्टर ऑफ द वाइज होती है। उदाहरण, उनके कई उत्तर पहेलीनुमा होते हैं या उनमें शब्दों का ऐसा खेल होता है जो सामान्य तर्क को चुनौती देता है, जैसे दूसरे किनारे पर तुम पहले से हो या मेरा गधा तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मानकर उसे मारूंगा तो वह मेरी बात कैसे मानेगा। ख्वाजा नसरुद्दीन का हास्य उनकी बुद्धिमत्ता का ही एक पहलू है। यह एक सम्मानजनक और रचनात्मक शक्ति है जिसका उपयोग वे दुनिया को बेहतर बनाने, लोगों को जागरूक करने और जीवन में आनंद भरने के लिए करते हैं।
उनका हास्य कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि यह मानवीय गरिमा और विवेक की सीमाओं के भीतर रहकर भी अत्यंत प्रभावी और मर्मस्पर्शी होता है। आध्यात्मिक संकेत और सूफी दर्शन। ख्वाजा नसरुद्दीन की अंतर्दृष्टि। यद्यपि ख्वाजा नसरुद्दीन को पारंपरिक अर्थों में एक सूफी संत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तथापि उनकी अनेक कहानियों और जीवन दृष्टि में सूफी दर्शन के गहरे आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं सूफीवाद के कई मूल सिद्धांतों से मेल खाती हैं, जिन्हें वे अपने अनूठे और लोक सुलभ में प्रस्तुत करते हैं। वहदतल वजूद, अस्तित्व की एकता और अहंकार का त्याग। सूफी दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है कि ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है और संपूर्ण सृष्टि उसी का प्रतिबिंब है। अहंकार, नफ्स, इस एकता को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। नसरुद्दीन की कहानियां अक्सर मानवीय अहंकार, दंभ और आत्ममहत्व की भावना का उपहास करती हैं और विनम्रता तथा आत्मसमर्पण के महत्व पर बल देती हैं। उदाहरण, सबसे बड़ा कौन? एक कहानी में जब लोग बहस कर रहे होते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो नसरुद्दीन कहते हैं, मैं। जब लोग आश्चर्यचकित होते हैं तो वे समझाते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ, और जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है। यह विरोधाभासी कथन अहंकार की निरर्थकता और सच्ची विनम्रता के सूफी मूल्य को दर्शाता है। जाहिर और बातिन, बाह्य रूप और आंतरिक वास्तविकता। सूफीवाद बाहरी दिखावे, जाहिर के बजाय आंतरिक वास्तविकता, बातिन और आत्मशुद्धि पर अत्यधिक जोर देता है। नसरुद्दीन की कई कहानियां इस अंतर को उजागर करती हैं और हमें सतीपन से परे देखने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण, लबादे वाली कहानी। यह कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि समाज कैसे बाहरी वेशभूषा, जाहिर को महत्व देता है, जबकि नसरुद्दीन का कृत्य आंतरिक मूल्य, बातिन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह सूफी शिक्षा के अनुरूप है कि सच्ची पहचान कपड़ों या पद में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। दुनिया की नश्वरता और अनासक्ति। सूफी अक्सर दुनिया को एक अस्थायी पड़ाव, सराय मानते हैं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह न रखने की शिक्षा देते हैं। नसरुद्दीन की कहानियां भी इस नश्वरता और सांसारिक मोह की व्यर्थता को दर्शाती हैं, यद्यपि एक हल्के फुल्के में। उदाहरण, खोया हुआ गधा। गधे के खोने पर उनका धन्यवाद करना और यह सोचना कि यदि वे उस पर होते तो स्वयं भी खो जाते, एक प्रकार से सांसारिक संपत्ति से अनासक्ति और हर स्थिति में संतोष खोजने की सूफी वृत्ति को दर्शाता है। अनौपचारिक मुर्शिद, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। सूफी परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक, मुर्शिद या शेख का बहुत महत्व है। ख्वाजा नसरुद्दीन एक अपरंपरागत मुर्शिद के रूप में कार्य करते हैं, जो सीधे उपदेश देने के बजाय अपनी हरकतों, कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से ख्वाजा नसरुद्दीन का हास्य उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह केवल सतही मनोरंजन या अट्टहास तक सीमित नहीं है। उनका हास्य एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वे गंभीर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, और इसकी अभिव्यक्ति सदैव मर्यादित और सम्मानजनक रहती है। हास्य एक सामाजिक टिप्पणी के रूप में। नसरुद्दीन अपने हास्य का उपयोग समाज की कुरीतियों, पाखंडों, अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग पर टिप्पणी करने के लिए करते हैं। उनका व्यंग्य तीक्ष्ण होता है, लेकिन उसमें विद्वेष या कटुता नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की सुधारात्मक मंशा छिपी होती है। उदाहरण, तैमूरलंग की कीमत। जब शक्तिशाली और क्रूर शासक तैमूरलंग नसरुद्दीन से अपनी कीमत पूछता है और नसरुद्दीन कुछ दिरहम बताते हैं, तो तैमूर क्रोधित होता है, इतने का तो मेरा कमरबंद ही है। नसरुद्दीन का शांत उत्तर, जहां पनाह, मैंने कीमत कमरबंद की ही लगाई है, आपकी नहीं। तैमूर के अहंकार पर एक जबरदस्त प्रहार है। यह हास्य के माध्यम से सत्ता को चुनौती देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है,
जहां बात भी कह दी जाती है और कहने वाला सुरक्षित भी रहता है। कठिन सत्यों को सुग्राह्य बनाना। अक्सर कड़वे सच सीधे कहने पर स्वीकार नहीं किए जाते या प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। नसरुद्दीन हास्य का पुट देकर इन सत्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि लोग हंसते हंसते उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उन पर विचार करने को विवश हो जाते हैं। हास्य एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है जो सत्य के कड़वे घूंट को आसानी से गले उतार देता है। उदाहरण, लबादे को भोजन कराना। यह कृत्य समाज के सतीपन और बाहरी दिखावे के प्रति उसके आकर्षण पर तीखा व्यंग्य है। यदि नसरुद्दीन सीधे उपदेश देते तो शायद उतना प्रभाव न पड़ता जितना इस नाटकीय और हास्यपूर्ण कृत्य से पड़ा। आत्मव्यंग्य और विनम्रता। नसरुद्दीन का हास्य अक्सर आत्मव्यंग्यपूर्ण भी होता है। वे स्वयं को भी हास्य का पात्र बनाने से नहीं हिचकते, जो उनके अहंकार शून्य होने और उनकी गहरी विनम्रता का परिचायक है। यह उन्हें आम लोगों के और करीब लाता है और उनके संदेश को अधिक विश्वसनीय बनाता है। उदाहरण, कई कहानियों में नसरुद्दीन स्वयं को मूर्खतापूर्ण स्थितियों में पाते हैं या अपनी भूल स्वीकार करते हैं, जिससे श्रोता उनसे सहानुभूति महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। तनाव मुक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण। नसरुद्दीन की कहानियां और उनका हास्य जीवन की नीरसता और तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हास्य का सहारा लिया जा सकता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा जा सकता है। हंसी को सर्वोत्तम औषधि माना गया है और नसरुद्दीन इस औषधि के कुशल प्रदाता है। बौद्धिक हास्य। नसरुद्दीन का हास्य प्रायः बौद्धिक और विचारोत्तेजक होता है। वह केवल शारीरिक या शाब्दिक हास्य नहीं होता, बल्कि उसमें बुद्धि का चमत्कार, विरोधाभास और अप्रत्याशित मोड़ होते हैं जो श्रोता को सोचने पर मजबूर करते हैं। यह समझदार की हंसी लाफ्टर ऑफ द वाइज होती है। उदाहरण, उनके कई उत्तर पहेलीनुमा होते हैं या उनमें शब्दों का ऐसा खेल होता है जो सामान्य तर्क को चुनौती देता है, जैसे दूसरे किनारे पर तुम पहले से हो या मेरा गधा तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मानकर उसे मारूंगा तो वह मेरी बात कैसे मानेगा। ख्वाजा नसरुद्दीन का हास्य उनकी बुद्धिमत्ता का ही एक पहलू है। यह एक सम्मानजनक और रचनात्मक शक्ति है जिसका उपयोग वे दुनिया को बेहतर बनाने, लोगों को जागरूक करने और जीवन में आनंद भरने के लिए करते हैं। उनका हास्य कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि यह मानवीय गरिमा और विवेक की सीमाओं के भीतर रहकर भी अत्यंत प्रभावी और मर्मस्पर्शी होता है। आध्यात्मिक संकेत और सूफी दर्शन। ख्वाजा नसरुद्दीन की अंतर्दृष्टि। यद्यपि ख्वाजा नसरुद्दीन को पारंपरिक अर्थों में एक सूफी संत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तथापि उनकी अनेक कहानियों और जीवन दृष्टि में सूफी दर्शन के गहरे आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं सूफीवाद के कई मूल सिद्धांतों से मेल खाती हैं, जिन्हें वे अपने अनूठे और लोक सुलभ में प्रस्तुत करते हैं। वहदतल वजूद, अस्तित्व की एकता और अहंकार का त्याग। सूफी दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है कि ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है और संपूर्ण सृष्टि उसी का प्रतिबिंब है। अहंकार, नफ्स, इस एकता को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। नसरुद्दीन की कहानियां अक्सर मानवीय अहंकार, दंभ और आत्ममहत्व की भावना का उपहास करती हैं और विनम्रता तथा आत्मसमर्पण के महत्व पर बल देती हैं। उदाहरण, सबसे बड़ा कौन। एक कहानी में जब लोग बहस कर रहे होते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो नसरुद्दीन कहते हैं, मैं। जब लोग आश्चर्यचकित होते हैं तो वे समझाते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ और जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है।
यह विरोधाभासी कथन अहंकार की निरर्थकता और सच्ची विनम्रता के सूफी मूल्य को दर्शाता है। जाहिर और बातिन, बाह्य रूप और आंतरिक वास्तविकता। सूफीवाद बाहरी दिखावे, जाहिर के बजाय आंतरिक वास्तविकता, बातिन और आत्मशुद्धि पर अत्यधिक जोर देता है। नसरुद्दीन की कई कहानियां इस अंतर को उजागर करती हैं और हमें सतीपन से परे देखने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण, लबादे वाली कहानी। यह कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि समाज कैसे बाहरी वेशभूषा, जाहिर को महत्व देता है, जबकि नसरुद्दीन का कृत्य आंतरिक मूल्य, बातिन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह सूफी शिक्षा के अनुरूप है कि सच्ची पहचान कपड़ों या पद में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। दुनिया की नश्वरता और अनासक्ति। सूफी अक्सर दुनिया को एक अस्थायी पड़ाव, सराय मानते हैं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह न रखने की शिक्षा देते हैं। नसरुद्दीन की कहानियां भी इस नश्वरता और सांसारिक मोह की व्यर्थता को दर्शाती हैं, यद्यपि एक हल्के फुल्के में। उदाहरण, खोया हुआ गधा गधे के खोने पर उनका धन्यवाद करना और यह सोचना कि यदि वे उस पर होते तो स्वयं भी खो जाते, एक प्रकार से सांसारिक संपत्ति से अनासक्ति और हर स्थिति में संतोष खोजने की सूफी वृत्ति को दर्शाता है। अनौपचारिक मुर्शिद, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। सूफी परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक, मुर्शिद या शेख का बहुत महत्व है। ख्वाजा नसरुद्दीन एक अपरंपरागत मुर्शिद के रूप में कार्य करते हैं, जो सीधे उपदेश देने के बजाय अपनी हरकतों, कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से निश्चित रूप से मुल्ला नसरुद्दीन पर एक और विस्तृत निबंध लगभग 10,000 शब्दों में प्रस्तुत है, जिसका केंद्रीय भाव एक पगला जो सबको समझा गया है। मुल्ला नसरुद्दीन, एक पगला जो सबको समझा गया। प्रस्तावना, पगलई का आवरण, प्रज्ञा का सार। मानव इतिहास की कथा गंगा में कुछ ऐसे पात्र उभरते हैं जो अपनी विलक्षणताओं के कारण कालजयी बन जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे ऊपरी तौर पर देखने वाले शायद एक सनकी, एक बावला या एक पगला कह दें, किंतु जिसकी हरकतों और बातों की गहराई में उतरने पर एक असाधारण समझ, एक तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और जीवन के प्रति एक अनूठी सहानुभूति का सागर लहराता मिलता है। एक पगला जो सबको समझा गया, यह उक्ति नसरुद्दीन के चरित्र के मर्म को सटीकता से पकड़ती है। उनका पगलई का आवरण एक ऐसा छद्मवेश था जिसके पीछे वे न केवल दुनिया और इंसानी फितरत को गहराई से समझते थे, बल्कि अपने विचित्र और हास्यपूर्ण तरीकों से दूसरों को भी यह समझ प्रदान करने में अद्वितीय रूप से सफल होते थे। नसरुद्दीन की कहानियां, जो सदियों से मध्य पूर्व, मध्य एशिया, बाल्कन और भारतीय उपमहाद्वीप में गूंज रही हैं, केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। वे जीवन दर्शन की पाठशालाएं हैं, जहां हंसी की खिलखिलाहट के बीच गंभीर सत्यों का अनावरण होता है। वे एक ऐसे पगले की गाथाएं हैं जिसकी नज़र समाज के पाखंडों, सत्ता के अहंकार, मानवीय कमजोरियों और तथाकथित बुद्धिमत्ता के खोखलेपन को भेद कर उसके सार तक पहुंच जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपनी इस समझ को उपदेशों के भारी भरकम बोझ से नहीं, बल्कि सहजता, सरलता और एक शरारती मुस्कान के साथ साझा करता था, जिससे हर कोई, चाहे वह विद्वान हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, उसकी बात को न केवल सुनता था बल्कि उसके मर्म तक पहुंचने को विवश हो जाता था। यह निबंध मुल्ला नसरुद्दीन के इसी पगले स्वरूप और उनकी असाधारण समझ की पड़ताल करेगा। हम देखेंगे कि कैसे उनकी तथाकथित मूर्खतापूर्ण हरकतें वास्तव में गहन अवलोकन और चिंतन का परिणाम थीं, कैसे वे मानवीय मनोविज्ञान के कुशल पारखी थे और कैसे उनकी कहानियां आज भी हमें आत्मनिरीक्षण और सामाजिक विमर्श के लिए प्रेरित करती हैं। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह पगला कैसे वह सब देख और समझ लेता था जो सामान्य आंखों से ओझल रहता है, और कैसे वह अपनी इस समझ को दूसरों तक पहुंचाने में इतना माहिर था कि वह सचमुच सबको समझा गया।
एक पगले का मुखौटा, एक सोची समझी रणनीति। मुल्ला नसरुद्दीन का पगलापन कोई आकस्मिक या स्वाभाविक विक्षिप्तता नहीं थी, बल्कि यह एक सचेत रूप से उड़ा गया मुखौटा था, एक रणनीतिक आवरण जिसके अनेक उद्देश्य थे। यह वाइस फूल या प्रज्ञावान मूर्ख की परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पात्र जानबूझकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है ताकि वह कड़वे सत्य कह सके, स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे सके और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर सके, वह भी बिना किसी गंभीर प्रतिशोध के। सुरक्षा कवच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तत्कालीन समाजों में जहां शासकों और धार्मिक नेताओं की आलोचना करना खतरनाक हो सकता था, पगले का रूप नसरुद्दीन को एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान करता था। एक मूर्ख या सनकी व्यक्ति की बातों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, या कम से कम उन पर सीधी कार्रवाई करने से बचा जाता था। इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाकर नसरुद्दीन वह कह जाते थे जो अन्य बुद्धिमान और गंभीर लोग कहने का साहस नहीं जुटा पाते थे। उदाहरण, तैमूरलंग जैसे शक्तिशाली और क्रूर शासक के दरबार में भी नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और अटपटी हरकतों से न केवल अपना बचाव कर पाते थे, बल्कि तैमूर को भी निरुत्तर कर देते थे। एक कहानी में जब तैमूर ने अपनी कीमत आंकने को कहा, तो नसरुद्दीन ने उसकी कीमत कुछ दिरहम बताई। तैमूर क्रोधित हुआ, इतने का तो मेरा कमरबंद ही है। नसरुद्दीन ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मैंने कीमत कमरबंद की ही लगाई है, आपकी नहीं। यह एक पगले की ही हिम्मत हो सकती थी कि वह इतने बड़े बादशाह के अहंकार को इस तरह चुनौती दे। अहंकार का निराकरण। नसरुद्दीन का पगलापन दूसरों के अहंकार को तोड़ने का भी एक प्रभावी माध्यम था। जब लोग उन्हें कमतर आंकते थे, तो वे अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में पड़ जाते थे, और इसी अवस्था में नसरुद्दीन उन्हें उनकी मूर्खता या पाखंड का आईना दिखा देते थे। उदाहरण, जब विद्वानों की सभा में नसरुद्दीन को उपेक्षित किया जाता है और वे अपनी छींक से उनकी गंभीर चर्चा में व्यवधान डालते हैं, तो यह उनके बौद्धिक अहंकार पर सूक्ष्म प्रहार होता है। उनका यह कहना कि शायद मेरी छींक में आप लोगों की बातों से ज्यादा समझदारी हो, उस सभा की निरर्थक बौद्धिकता को उजागर करता है। ध्यान आकर्षण और ग्राह्यता बढ़ाना। एक सामान्य उपदेशक की बातें शायद उतनी ध्यान से न सुनी जाए जितनी एक पगले की विचित्र हरकतें और बातें। नसरुद्दीन का असामान्य व्यवहार लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न करता था। वे यह देखने के लिए उत्सुक रहते थे कि यह पगला अब क्या करेगा या क्या कहेगा। इस प्रकार वे अनजाने में ही उसके संदेश को ग्रहण करने के लिए अधिक तैयार हो जाते थे। हास्य और मनोरंजन के पुट के कारण उनके द्वारा कही गई गंभीर बातें भी आसानी से स्वीकार्य हो जाती थीं। तर्क की सीमाओं को तोड़ना। कभी कभी पारंपरिक तर्क और सीधी बात सत्य तक पहुंचने में बाधा बन सकती है। नसरुद्दीन का पगलापन उन्हें इस तार्किक ढांचे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता देता था। वे अतार्किक, विरोधाभासी और ऊटपटांग बातें करके लोगों को चौंकाते थे, जिससे उनकी स्थापित सोच हिल जाती थी और वे नए दृष्टिकोण से विचार करने को प्रेरित होते थे। उदाहरण, सड़क पर गिरी चाबी को घर के अंधेरे के बजाय बाहर रोशनी में खोजना पहली नजर में निपट मूर्खता है। लेकिन यह कहानी उन लोगों की ओर गहरा संकेत करती है जो समस्याओं का समाधान गलत जगह या गलत तरीके से खोजते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह आसान या सुविधाजनक लगता है। यह तार्किक सोच की सीमाओं को तोड़कर एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। नसरुद्दीन का पगला होना एक कला थी, एक प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य मनोरंजन से कहीं अधिक गहरा था। यह एक ऐसा मुखौटा था जिसके पीछे एक अत्यंत सजग, संवेदनशील और प्रज्ञावान मन काम कर रहा था, जो दुनिया की नब्ज को पहचानता था और उसे बदलने की एक अनूठी तरकीब जानता था। दो सबको समझा गया, मानवीय स्वभाव की गहरी परख।
मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों की सार्वभौमिक अपील का एक बड़ा कारण यह है कि वे मानवीय स्वभाव की गहरी और सूक्ष्म समझ पर आधारित हैं। वे इंसानी फितरत की कमजोरियों, आकांक्षाओं, विरोधाभासों और जटिलताओं को इतनी सटीकता से पकड़ते हैं कि हर सुनने वाले को उनमें अपनी या अपने आसपास के लोगों की झलक मिल जाती है। उनका पगलापन उन्हें समाज के विभिन्न स्तरों पर घुलने मिलने और लोगों के वास्तविक स्वरूप को देखने का अवसर देता था। मानवीय लालच और स्वार्थपरता। नसरुद्दीन ने अनगिनत बार मानवीय लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति को अपनी कहानियों का विषय बनाया। वे जानते थे कि भौतिक वस्तुओं और तात्कालिक लाभ के प्रति मनुष्य का आकर्षण कितना प्रबल होता है। उदाहरण पतीले वाली कहानी। जब नसरुद्दीन पड़ोसी से पतीला उधार लेकर उसे एक छोटे पतीले के साथ यह कहकर लौटाते हैं कि तुम्हारे पतीले ने बच्चा दिया है, तो पड़ोसी खुशी खुशी दोनों पतीले रख लेता है बिना किसी तर्क के। लेकिन जब अगली बार नसरुद्दीन पतीला वापस नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारा पतीला मर गया, तो पड़ोसी तर्क करने लगता है। नसरुद्दीन का जवाब, जो पतीला बच्चा दे सकता है वह मर भी सकता है, सीधे मानवीय लालच पर चोट करता है। लाभ के लिए अतार्किक बात भी स्वीकार्य, हानि के समय तर्कसंगता का आग्रह। इस कहानी से नसरुद्दीन ने समझाया कि कैसे स्वार्थ हमारे विवेक पर पर्दा डाल देता है। उदाहरण आमों की गुठलियां। एक कंजूस अमीर के घर दावत में नसरुद्दीन को सिर्फ आम की गुठलियां चूसने को मिली। जब अमीर ने पूछा कि आम कैसे थे, तो नसरुद्दीन ने कहा, इतने स्वादिष्ट कि अगर इनकी गुठलियां इतनी मीठी हैं, तो फल कितना अद्भुत होगा। यह कंजूसी और दिखावे पर व्यंग्य था, जिसे सब समझ गए। अहंकार और दंभ। मनुष्य का अहंकार, चाहे वह धन का हो, पद का हो या ज्ञान का, नसरुद्दीन की तीक्ष्ण दृष्टि से बच नहीं पाता था। वे इस अहंकार के खोखलेपन को बड़ी चतुराई से उजागर करते थे। उदाहरण लबादे को भोजन कराना। जब नसरुद्दीन को साधारण कपड़ों में दावत में उपेक्षित किया जाता है, लेकिन कीमती लबादा पहनने पर भव्य स्वागत मिलता है, तो वे लबादे की आस्तीन को भोजन में डुबोकर कहते हैं, खाओ मेरे लबादे, खाओ। यह दावत तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। इस एक कृत्य से उन्होंने समाज के सतीपन और बाहरी दिखावे के प्रति उसके मोह को नंगा कर दिया। हर कोई समझ गया कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसके कपड़ों का हो रहा था। पाखंड और दोहरा मापदंड। धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त पाखंड नसरुद्दीन के लिए विशेष व्यंग्य का विषय था। वे उन लोगों की खिल्ली उड़ाते थे जो कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। उदाहरण मस्जिद में उपदेश। मस्जिद में ऊँघते और बातें करते लोगों से जब नसरुद्दीन पूछते हैं कि नरक में सबसे ज्यादा सजा किसे मिलेगी, और फिर उन्हीं लोगों की ओर इशारा करते हैं, तो वे धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के आडंबरपूर्ण व्यवहार को सबके सामने ले आते हैं। उनका यह कृत्य बिना किसी लागल पेट के समझा देता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा में है। मूर्खता और अंधानुकरण। नसरुद्दीन न केवल सत्ताधारी या विद्वानों की, बल्कि आम जनता की मूर्खता, भेड़चाल और अंधानुकरण की प्रवृत्ति को भी समझते थे और उस पर कटाक्ष करते थे। उदाहरण गधे पर उल्टा बैठना। जब लोग उनसे गधे पर उल्टा बैठने का कारण पूछते हैं, तो उनके विभिन्न जवाब, जैसे मैं गधे का नहीं, आपका सम्मान कर रहा हूं, या इस तरह हम एक दूसरे को देखते हुए यात्रा कर सकते हैं, पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं और लोगों को अपनी सहज मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे समझाते हैं कि हर चीज को देखने का एक से अधिक नजरिया हो सकता है। भय और असुरक्षा। मानवीय भय और असुरक्षा की भावना को भी नसरुद्दीन ने अपनी कहानियों में छुआ है, अक्सर हास्य के माध्यम से उसे हल्का करते हुए। उदाहरण खोया हुआ गधा। जब नसरुद्दीन का गधा खो जाता है और वे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वे उस पर सवार नहीं थे,
वरना वे भी खो जाते। तो यह कहानी न केवल हंसाती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे मनुष्य छोटी हानियों में भी बड़ी संभावित हानियों से बचने का संतोष खोज सकता है। यह एक तरह से भय पर विजय पाने और हर स्थिति में सकारात्मकता देखने का उनका तरीका था, जिसे लोग सहज ही समझ लेते थे। नसरुद्दीन की यह क्षमता कि वे मानवीय मन की गहराइयों में झांक सकें और उसकी जटिलताओं को समझ सकें, उन्हें एक मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में खड़ा करती है। उनका पगलई का व्यवहार उन्हें एक तटस्थ पर्यवेक्षक बनाता था, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के इंसानी नाटक को देख और समझ सकता था। और इसी समझ को वे अपनी कहानियों के माध्यम से इतनी सरलता से संप्रेषित करते थे कि सुनने वाला आत्मविश्लेषण करने पर विवश हो जाता था। 3 सबको समझा गया। सामाजिक